जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं बेटा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, गर्मी की छुट्टी में एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, याद अगर आपको होगा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और उसमें बेटा हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ना। तो ये बात हमने आपको बताया था कि कितने स्टेप में ये कंप्लीट होगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप कौन सा होगा? पहला स्टेप होगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो हमारा होगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखना एक बात, लाइट रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं हिल रिएक्शन, हिल रिएक्शन, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हिल नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हिल रिएक्शन। और जो डार्क रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कि ब्लैक मैन रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन। अच्छा देखो, ब्लैक मैन है, कलुआ मत कहना इनको, ठीक है? नहीं तो कहो ब्लैक मैन जो है काला हो गया और मैन मीन्स क्या हो गया, आदमी हो गया। तो ये मत कहना कि कलुआ, काला मानव, काला आदमी, करियहू, ये मत कहना। तो बस नाम है उनका ब्लैक मैन रिएक्शन, कलुआ रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। तो देखो लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा कहाँ पे, कहाँ बोलो, पढ़े थे पिछले क्लास में, यहाँ पे फिलअप कर लेना इसको। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होगा, स्ट्रोमा में कंप्लीट होगा या ग्रेना में कंप्लीट होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, लिख लोगे, अभी भाई पढ़े तो हो ना पिछले क्लास में, हैं? तो ये चीज़ रखना। फिर इसके बाद अब यहाँ पे जो बच्चों को एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि उसकी हम लोग चर्चा करें। यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, कि लोगों को लगता है या बच्चों को ये डाउट रहता है, टीचर पूछे, हम लोग पूछे कि बेटा बताओ लाइट रिएक्शन जो है कहाँ होगा और डार्क रिएक्शन कैसे होगा। कहते सर लाइट रिएक्शन जो होता है लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में होगा। अरे गधा, लाइट रिएक्शन का तो तुम्हारा कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है और डार्क रिएक्शन रात में हो रहा है। अरे भैया, जो अगर एक स्टेप, तब तो तुम पूरा मार दोगे 24 घंटे का इसको स्टेप, बताओ 24 घंटे का पूरा स्टेप कर दोगे तब तो तुम, एक जो है दिन में एक रात में। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। सपोज करो कि जो सन है, एटमॉस्फेयर में सन है ना, ये देखो सन है, ठीक। सन यहाँ पे निकला कितने बजे, मान लो 7 बजे सूर्योदय हो गया, 7 बजे सन निकला और सही जो है 7:05 पे आप ये समझो कि उतनी इंटेंसिटी मिल गई क्लोरोफिल को जितने इंटेंसिटी आवश्यक होती है लाइट की फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, मान लो उसको वो एनर्जी मिल गई, तो अब 7 बजे मान लो उसको एनर्जी मिली, 7 बजे क्या हुआ, एनर्जी मिली किसकी, सनलाइट की, सनलाइट की। 7 बजे एनर्जी उसको मिल गई, किसको, क्लोरोफिल को, सनलाइट की, और उसने एनर्जी बना लिया। ठीक है, और 7:10 पे 7:10 पर क्या हो गया, 7:10 पे उसने एनर्जी मॉलिक्यूल बना लिया, एनर्जी मॉलिक्यूल बना।
और ये एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है, किसके फॉर्म में बनाएगा, ATP एंड NADPH, ATP और NADPH के फॉर्म में एनर्जी ये बना लेगा। तो अब ध्यान देना, अगर 7:10 पे एनर्जी मिल गई इसको ना, तो 7:10 से डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब स्ट्रोमा में या स्ट्रोमा में जो ग्रेना पड़े हुए हैं, उनमें जो थाइलेक्वाइड हैं, उन्होंने अगर 7:10 पे ATP और NADPH बना लिया, तो तुरंत उसके जस्ट बाद ये डार्क रिएक्शन हमारे स्टार्ट हो जाएगा। इसको रात की आवश्यकता नहीं है कि जब सनलाइट नहीं होगी तब ये रिएक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाएगा तुरंत डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डार्क रिएक्शन को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी नहीं काम करेगा वो। अगर तुमको खाना न मिले तो तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी, नहीं बचेगी। कोई काम अगर कहा जाए तो नहीं कर पाओगे तुम, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो। उसी तरीके से इसके पास भी डार्क रिएक्शन भी तब तक आगे काम अपना नहीं करेगा जब तक कि ATP और NADPH नहीं मिल जाएगा उसको। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि लाइट रिएक्शन कब होता है, डार्क रिएक्शन कब होगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा और डार्क रिएक्शन में क्या होगा। तो एक बार देखो, हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हैं ना कि 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। तो देखो, लाइट रिएक्शन में ये होगा कि जो हमारा H2O है, H2O टूट के बनाएगा इधर का ऑक्सीजन। जो ये H2O है, ये H2O टूट के क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। ये आपके यहाँ एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन देता है CO2 या H2O। तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो लगा देते हैं क्या, CO2। बट सही आंसर क्या है, H2O है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे H2O का होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, हम इस पे नहीं जाएंगे इसको डिफाइन करने। तो H2O का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जबकि CO2 जो है, CO2 रिड्यूस होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो CO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है या रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब यही होता है कि RE मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ये RED का मतलब रिडक्शन हो रहा है, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। इतनी बात आई क्लियर, इतनी बात आई समझ में ना, कि पहले स्टेप में हमारा ये वाला ऑक्सीजन जो है ये बनेगा, और दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, दूसरे स्टेप में उसका फूड बनेगा। अब देखो, अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में ये होता है, इसमें 2 स्टेप होगा। एक तो होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। NADPH और ATP का फॉर्मेशन होगा किसमें, लाइट रिएक्शन में। और क्या होगा, स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस। ध्यान देना, यहाँ हम लोग फोटोलिसिस वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। जब तक इसको लाइट नहीं मिलेगी, लिसिस माने होता है टूटना। कौन टूटेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का फोटोलिसिस होगा। तो इसीलिए देखो, फोटो मिस हो गई लाइट, सनलाइट यहाँ पे यूज होगी और किसको तोड़ देगी, H2O को तोड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब ये होगा, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है,
और यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में होगा रिडक्शन ऑफ किसका, CO2 का, CO2 का रिडक्शन हो रहा है या सिंथेसिस ऑफ किसका सिंथेसिस होगा, फूड का, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड का सिंथेसिस होगा। इतनी बात आई समझ में, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखो, अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, ये इतना लिख लो, आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले लाइट रिएक्शन को हम लोग इलेबोरेट करते हैं ना। लाइट रिएक्शन कैसा है, लाइट डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा और क्या बनेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। देखो होता ये है कि ये रिएक्शन हमारा हो रहा है किसके अंदर, ये देखो इस तरीके से हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाए थे, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट जो हम लोग बनाए थे। क्लोरोप्लास्ट का ये वाला मान लेते हैं पोर्शन है ग्रेना, क्या हो रहा है, ग्रेना है। यहाँ पे इस तरीके से थाइलेक्वाइड लगे हुए हैं ना, मान लो ये उसका घर है, थाइलेक्वाइड यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इधर से जो सन है, सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। और यहाँ से आप ये बात, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी प्लांट है, अगर इस प्लांट में जो लीफ है, लीफ में ये रिएक्शन हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर से यहाँ पे आ रही है सनलाइट, और कौन आ रहा है, CO2 आ रहा है, और इधर रूट के थ्रू सॉइल से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। ये बात तो आपको पता है, कॉमन सेंस, इतना तो आप पढ़े ही हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर आया, तो ये जो वाटर है, ये वाटर हमारा टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। H2O हमारा टूट जाएगा किसमें, प्रोटॉन यानी कि H+ और इलेक्ट्रॉन माने E या OH- में, ठीक है, H+ और OH- में टूट जाएगा। तो ये चीज़ होगा। अब ये कैसे होगा, इसको आओ हम लोग देखते हैं। तो इस रिएक्शन में ये होगा कि हमारे पास मतलब यहाँ पे जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में वहीं प्रेजेंट है, तो वो ग्रेना में आ जाएगी। ADP है, इसके साथ जब इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलेगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि वाटर हमारा टूट रहा है। देखो वाटर टूटेगा, किस में टूटेगा, H+ और OH- में, H+ और OH-, H+ में टूटा और OH- में टूटा। अब इसके बाद ये जो OH- है, ये किस में टूट जाएंगे, ये आपका बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और फिर क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे, दो ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना लिए, ये ऑक्सीजन बना लिए। अब याद करो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम लोग देखें आपका रिएक्शन 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो देखो ऑक्सीजन निकल गई, और कौन बना, H2O भी बना यहाँ पे। अब अगले स्टेप में ये होगा कि जो H+ है, अभी H+ का कुछ नहीं हुआ है, तो H+ जो है NADP के साथ मिलेगा, NADP के साथ H+ मिलके बनाएगा NADPH। ATP का फुल फॉर्म आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH का मतलब निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये बन जाएगा। और देखो लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या कहे थे, लाइट रिएक्शन में हमने आपको कहा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और हमने कहा था यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकल गई।
अब ये ऑक्सीजन तो स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब जो है यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच बन गए। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा, यानी कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी, वैसे ही क्या शुरू हो जाएगी, डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना। तो लाइट रिएक्शन में यही आपको याद रखना है कि फोटोलिसिस होगा वाटर का, और फिर क्या होगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब एनर्जी तो बन गई, अब इस एनर्जी को यूज किया जाएगा किसमें, इस एनर्जी को यूज किया जाएगा अब डार्क रिएक्शन में। तो अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, इतना आप नोट कर लो। फिर अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो चलो डार्क रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन। ठीक है, ये हो कहाँ पे रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। अब देखो इसमें होता ये है कि जो लीफ है या जो स्ट्रोमा है, वहाँ पे एक CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट है। पहले तो ये देखो, चलो देखते हैं हम लोग। डार्क रिएक्शन हमारा जो होगा ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। डार्क रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन है। दूसरा स्टेप कौन है, दूसरा स्टेप है यहाँ पे रिडक्शन, कौन सा, रिडक्शन। और तीसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप है यहाँ पे रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होगा रिडक्शन, और तीसरा क्या होगा, रीजेनरेशन। अब इन तीनों रिएक्शन में क्या होता है, इन तीनों रिएक्शन को चलो हम लोग एक साइकिल की हेल्प से समझते हैं। और इस साइकिल को एक्सप्लेन, या इस साइकिल को दिए थे केल्विन, एक साइंटिस्ट थे, केल्विन दिए थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो CO2 का एक्सेप्टर होता है उसका नाम है रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। सर्कल बनाएंगे, थोड़ा हम लोग इसको सर्कुलर ड्रॉ कर ले रहे हैं ना, या ओवल शेप ही कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कौन है रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। ये है क्या, CO2 एक्सेप्टर है। भाई CO2 अगर जाएगा, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारा वेलकम करने के लिए कोई होगा ना। आप किसी होटल में जा रहे हो तो होटल के सामने वो जो खड़े होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो गेट कीपर होता है, गेट कीपर आपका वेलकम करने के लिए है ना, आइए सर, आइए 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 आइए, पैसे वैसे निकाल के जाइए अपने जेब का। तो यहाँ पर और CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा है, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। अच्छा, अब ये रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट किया, तो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद ये बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA, PGA में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये फिर से कन्वर्ट होता है आपका ट्राइयोज फॉस्फेट में। किसमें, ट्राइयोज फॉस्फेट में, ट्राइयोज फॉस्फेट। ध्यान देना, समझो बात को। CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट है। जब इसके साथ CO2 आके जुड़ गया तो ये जो है क्या हो गया, 3-PGA में बदल गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे दिए कार्बोक्सिलेशन। 3 स्टेप था ना, तो क्या हो गया हमारा ये कार्बोक्सिलेशन। ठीक, आप याद करो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 प्लस क्या 6O2 + 6H2O। तो H2O तो टूट गया था, H2O ये ऑक्सीजन और
ये वाटर बना दिया था, अब क्या बना है यहाँ, अब ये क्या बचा, CO2। CO2 किस में जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगा CO2 का। तो ये चीज हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ। अब यहीं पे देखो वो CO2 अब लग रहा है, CO2 लगा। अब फिर PGA जो है आपका कन्वर्ट होगा किसमें, ट्राइयोज फॉस्फेट में। इस जगह पे अब देखो हम लोग कहे थे कि एनर्जी मॉलिक्यूल बना है हमारे पास, कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में। हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी मॉलिक्यूल है बना वो किस में यूज होगा, डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो क्या क्या बना था, ATP बना था, और कौन बना था, NADPH बना था। तो ये टूट जाएगा, ATP किस में टूट जाएगा, ADP में इसका रिडक्शन हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और NADPH का NADP प्लस H प्लस में टूट गया। अच्छा, अब ये ADP और H प्लस फिर से स्ट्रोमा में वहीं टालते टालते फिर बाद में पहुंच जाएंगे, लाइट रिएक्शन जब करवाना होगा वहां पे एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तब। तो अब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस वाले स्टेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिडक्शन नाम दे देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब जो ट्राइयोज फॉस्फेट है, ये ट्राइयोज फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है किसमें, स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट होगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा। और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ट्राइयोज फॉस्फेट है ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट में, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट में। और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे अब क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्यों नाम दे दिए, रीजनरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्राइयोज फॉस्फेट फिर से जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट में, यानी कि फिर से रीजनरेट कर जा रहा है। और इस स्टेप में भी एक ATP यूज होगी, एक ATP यूज होके बना लेगी क्या, ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। C3 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, C3। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें C4 साइकिल चलती है, ठीक है। C4 उनका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कुछ प्लांट्स होते हैं, जानना नहीं है आपको, बट इतना जानते रहो कि ये हर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बात आई समझ में। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, CO2 यूज हुई, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट से मिला, क्या बनाया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इस प्रोसेस को हम लोग कहे कार्बोक्सिलेशन। फिर PGA हमारा बना लिया ट्राइयोज फॉस्फेट, यहाँ ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हुआ। और फिर इसके बाद ट्राइयोज फॉस्फेट रीजनरेट होकर रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट बना लिया। अब आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम लोग भैया यहाँ पे 6 क्यों लिख रहे हैं, CO2 के पहले 6 क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें जो है आप ये देखो, यहाँ पे एक बार में एक ही कार्बन जुड़ रहा है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज में है 6 कार्बन, और CO2 जुड़ रही है 1 ठो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने के लिए इस साइकिल को कितनी बार चलनी होती है, 6 टाइम्स ये साइकिल रेगुलेट होती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए ये साइकिल कितनी बार रेगुलेट होगी, 6 बार रेगुलेट होगी, और तब यहाँ पे जो है C6 होगा। आई बात समझ में ना। तो ये तो हमारा हुआ क्या, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होगी, ग्रेना में कंप्लीट होगी या थाइलेक्वाइड में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होगी, ये हमारी कंप्लीट होगी स्ट्रोमा के अंदर। अच्छा, लाइट का भी यूज और क्लोरोफिल, इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है, दोनों का यूज होता है लाइट रिएक्शन में ही, ठीक है। लाइट रिएक्शन में दोनों का यूज होगा। और क्लोरोफिल में कौन कौन से होते हैं, या पिगमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल होता है जिसमें क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, और फिर इसके बाद कैरोटिनॉइड होता है और ज़ैंथोफिल होता है। हम लोग बात करेंगे जब मटेरियल्स पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हो रहे हैं उसके बारे में।
आई बात समझ में इतना ना? तो ये बात आप याद रखो। तो ये है क्या, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका एक पार्ट वीडियो का हम लोग और रखेंगे जिसमें ये बात करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कब हुए थे फोटोसिंथेसिस में। या तो आप कहोगे अगर तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके लिए पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो हम लोग कर लेंगे जिसमें सिर्फ यही हम लोग पढ़ लेंगे कि समय समय पे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, है ना। तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसमें इतना ही रखते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उम्मीद करते हैं बेटा आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में होगी, डार्क रिएक्शन रात में होगी। जब भी एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, डार्क रिएक्शन विल स्टार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से मटेरियल इसमें लग रहे हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू बेटा। अच्छा लगे अगर टॉपिक समझ में आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। जो तुम्हारे क्लासमेट्स होंगे उनके पास भी भेजो, अपना कॉन्सेप्ट्स उनके भी क्लियर होते जाएं। ठीक है ना? थैंक यू बेटा।